सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं मल्काजगिरी से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तेलंगाना के मल्काजगिरी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं और अनुज यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। अनुज, ये तस्वीरें अपने आप में, जो कहते हैं ना कि एक तस्वीर हज़ार शब्द के बराबर होती है, ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वहां के स्थानीय लोगों के बीच है। ठीक है लालचंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा। तस्वीरें जिस तरीके से बयान कर रही हैं, दक्षिण भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रही है। लाखों की संख्या में अपने प्रिय नेता को देखने के लिए ये मल्काजगिरी की जनता यहाँ पर सड़कों पर एक सैलाब सा उमड़ पड़ा है अपने प्रधानमंत्री की एक झलक को देखने के लिए। और हम लालचंद्र जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले काफी समय से दक्षिण भारत पर काफी फोकस किया है अपनी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर। केंद्र सरकार की योजनाएं दक्षिण भारत के अंदर जिस तरीके से वो जमीनी स्तर पर लागू हो रही हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ये तस्वीरें दिखा रही हैं, ये तस्वीरें बता रही
हैं। और हम जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, केरल से अपनी एक खास दौरे की शुरुआत की है। कन्याकुमारी में आज उनका एक कार्यक्रम था, वहां भारी भीड़ देखने को मिली। केरल के अंदर, अब तेलंगाना के अंदर और कल फिर तमिलनाडु के अंदर। कुल मिलाकर दक्षिण भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहा है, उनकी नीति और नीयत रही है लोगों का विकास करना, लोगों को आगे बढ़ाना, सबसे पहले राष्ट्र को प्रथम रखते हुए अपनी कार्यशैली को दिखाना, वो ही अब जनता के माध्यम से तस्वीरें दिखाई देती हैं। क्योंकि जब यहाँ की जनता को, आसपास के इलाकों को पता चला, तो ना सिर्फ मल्काजगिरी की बल्कि अलग अलग जिलों की जनता सुबह से ही आना शुरू यहाँ पर हो गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पा लेना चाहते हैं। अभिवादन यहाँ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करती हुई इन तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही है। लाखों की संख्या है यहाँ पर, जो सड़क के दोनों तरफ जो है को, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, क्या युवा, सब यहाँ पर अपने प्रिय नेता को देखने के लिए मल्काजगिरी की जनता यहाँ इकट्ठा हुई है। लालचंद, बिल्कुल आपने जो बात कही कि दक्षिण भारत को लेकर के खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो साउथ कनेक्ट है, उसी साउथ कनेक्ट के सिलसिले में वो कई बार, इसी साल की अगर बात करूं तो कई बार वो दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर चुके हैं। इस बार भी वो एक बड़े दौरे पर निकले हैं दक्षिण भारत के। ये जो तेलंगाना में जो उनका जो रोड शो है, उसमें ख़ास तौर पर जिस तरह से मैं देख पा रहा हूं इन तस्वीरों में कि लोग जो उनसे मुलाकात कर चुके होते हैं, वो फिर से एक बार इस काफिले के आगे जाकर खड़े होते हैं प्रधानमंत्री को देखने और अभिवादन करने के लिए। किस तरह का वहाँ के लोगों से भी अगर कोई बातचीत आपकी हुई हो, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, उनके मन के उद्गार क्या हैं? लालचंद्र, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, यहाँ की जनता, लोग जो हैं इस काफिले के पीछे पीछे आगे भाग रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ एक कनेक्ट कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं दक्षिण भारत के लिए जो कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल आपने सही कहा लालचंद्र, पिछले 2 महीने से मैं लगातार दक्षिण भारत के अंदर हूं, जो प्रधानमंत्री के अलग अलग कार्यक्रम रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि पिछले 1 महीने की बात, चाहे आप केरल की कीजिए, चाहे आप तमिलनाडु की कीजिए, चाहे आप तेलंगाना की कीजिए, ये तीसरा दौरा 1 महीने के अंदर है तेलंगाना का। तमिलनाडु का भी तीसरा दौरा है। केरल के अंदर कई दौरे वो लगातार कर चुके हैं। इतने कम समय के अंदर बार बार प्रधानमंत्री का जनता के बीच में जाना और गारंटी देना, इस बात की गारंटी देना कि ये मोदी की गारंटी है, लोगों का विकास, उनका उत्थान, ये वो सारी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री कनेक्ट करते हैं जनता के साथ। और जब प्रधानमंत्री इसी तरीके से सड़क से निकलते हैं, एक कहें तो रोड शो के माध्यम से, तो फिर जनता अभिवादन करना नहीं भूलती। और हमें तो अब इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, पिछले 10 वर्षों से जो प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत के लिए, पूरे देश के साथ साथ दक्षिण भारत के लिए जो काम किया है, अब कहीं ना कहीं वो परीक्षा का समय भी आ गया है, जिसमें अब प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छे अंकों से, नंबरों से पास कराने का जो प्रण लिया है, उसका भी समय है। क्योंकि अब पूरे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव होगा और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बना रही है। वोट प्रतिशत के माध्यम से, हमने चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हों, पिछले लोकसभा के चुनाव रहे हों, वोट प्रतिशत लगातार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब हम इस बात को कह सकते हैं, उत्तर भारत की तरह, पूर्वोत्तर भारत की तरह अब दक्षिण भारत के अंदर लगातार कमल के जो झंडा है, बीजेपी का जो झंडा है, वो अब घरों पर, सड़कों पर, गांवों पर, शहरों में, गली गली में अब वो यहाँ पर दिखाई देता है। ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, केंद्र सरकार की जो कार्य करने की जो कुशलता रही है, जमीनी स्तर पर योजनाओं को पहुंचाने की मोदी की गारंटी, वही आज जनता की भीड़ के रूप में, आज ये तस्वीरों के रूप में दिखाई दे रही है। लालचंद, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें चाहे वोट प्रतिशत हो, सीटों की संख्या हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी सुधार किया है तेलंगाना में। ये जो मल्काजगिरी का ये इलाका है जहां पर ये रोड शो हो रहा है, मैं चाहूँगा कि देश के दूसरे हिस्से के हमारे दर्शकों को आप ज़रा बताइए कि ये मल्काजगिरी किस तरह का इलाका है, ये रोड शो कहाँ पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ पर अभी रोड शो कर रहे हैं।
देखिए, सबसे बड़ी बात है ये मल्काजगिरी, आप दर्शकों की जानकारी के लिए लालचंद्र बता दें, ये देश की सबसे बड़ी लोकसभा है, सबसे बड़ी लोकसभा। हम चाहे भौगोलिक स्तर से कहें या वोट के माध्यम से हम कहें यहाँ पर, और ये मल्काजगिरी का शहरी इलाका है। प्रधानमंत्री बाजार से निकलते हुए, शहर की गलियों से निकलते हुए प्रधानमंत्री जो है आगे बढ़ रहे हैं। और हम इस बात को कह सकते हैं कि ये रोड शो भले ही शहर के अंदर रखा गया हो, लेकिन मैं तो कल से ही यहाँ पर हूँ। सुबह से ही जो ग्रामीण इलाकों की जनता है वो अपने अपने अलग अलग ट्रांसपोर्ट के माध्यमों से वो यहाँ पहुंचना शुरू हो चुकी थी। हमने जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की तो इस तरह की बात कर रहे थे कि 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ पर आएंगे, और वो बात बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रही है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में अपने प्रिय नेता का दर्शन करने के लिए यहाँ पर मल्काजगिरी की जनता यहाँ पर पहुंची है। और हम इस बात को भी हम कह सकते हैं कि ये शहरी इलाका है, बड़ा इलाका है, लेकिन इसके अंदर 7 विधानसभाएं भी इसके अंदर आती हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हर विधानसभा को कवर करने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस रोड शो के माध्यम से सभी विधानसभाओं के लोगों को, लोकसभा के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। और आज इस रोड शो के माध्यम से हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं कि सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर युवाओं के मन में जो एक उत्साह है, और आज सबसे बड़े जो नारे यहाँ पर लगते हुए दिखाई दिए वो हर बार की तरह वही मोदी 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 जो है यहाँ की जनता लगातार करती हुई प्रधानमंत्री के काफिले के साथ साथ आगे बढ़ रही है। लालचंद जी, दक्षिणी राज्यों की बात करें अनुज, तो हम जानते हैं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत रही है। उसके बाद तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें जारी हैं, तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, लेकिन कर्नाटक के बाद तेलंगाना ही वो दूसरा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण में सबसे ज़्यादा पकड़ मानी जाती है। ये तेलंगाना जो है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा कोशिशें करके और यहाँ पर कर्नाटक के बाद एक और बड़ी सफलता की कोशिश कर सकती है इस तेलंगाना राज्य में। लालचंद्र, अगर हम तेलंगाना को उत्तर प्रदेश की राजनीति से और बिहार की राजनीति से अगर हम जोड़ के देखें तो वही चीजें यहाँ भी तेलंगाना के अंदर दशकों से लगातार रही थी। वंशवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार, उसको जब खत्म करने का जो बेड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर भारत के राज्यों के अंदर उठाया, वहां हम आज जानते हैं कि वहां वंशवाद की राजनीति खत्म हुई है, जातिवाद खत्म हुआ है। तेलंगाना के अंदर जब लगातार प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर चाहे विधानसभा चुनावों की बात करें या अलग अलग जितनी भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रहते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट वंशवाद की राजनीति को तेलंगाना के अंदर किया, जातिवाद की राजनीति को, भ्रष्टाचार के जो मुद्दे लगातार यहाँ की अखबारों की सुर्खियां में, मीडिया में बने रहते हैं, प्रधानमंत्री ने उन पर काफी फोकस किया। लोगों के बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर इस बात का जिक्र किया कि आप देखिए उत्तर प्रदेश को, आज आप देखिए बाकी राज्यों के अंदर, आप देखिए मध्य प्रदेश को, आप देखिए किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तेलंगाना को अगर आगे बढ़ाना है तो वंशवाद की राजनीति को खत्म करना होगा। और इसी बात को लेकर आज हम देख सकते हैं कि तेलंगाना बिल्कुल एक नया राज्य तेलंगाना जरूर बना, लेकिन जिस तरीके से इसे विकास के रास्ते पर आगे चलना चाहिए था, जो विकास की रफ्तार होनी चाहिए थी, वो इस राज्य के अंदर नहीं दिखाई दी। और जब भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियत और नेताओं को जब तेलंगाना की जनता आज दूसरे राज्यों के अंदर देख रही है, तो निश्चित तौर पर वो ही ऐसा ही राज्य, ऐसा ही विकसित भारत, विकसित देश को आगे बढ़ाने में अब यहाँ की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। और ये सिर्फ तस्वीरों के माध्यम से नहीं, ये तो वोट प्रतिशत जिस तरीके से लगातार तेलंगाना के अंदर बढ़ा है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, बाकी चुनावों की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में 2 लाख से लेकर 5 लाख तक की जनता का आना इस बात का सबूत है कि अब यहाँ की जनता भी बदलाव चाहती है और देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में प्रधानमंत्री का साथ देना चाहती है। लालचंद अनुज, तेलंगाना में प्रधानमंत्री का ये रोड शो तो चल रहा है मल्काजगिरी में। प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान तेलंगाना में प्रधानमंत्री के कुछ और कार्यक्रम भी हैं क्या?
देखिए, तेलंगाना के बाद प्रधानमंत्री अब तमिलनाडु से आज उनकी शुरुआत हुई थी, केरला के अंदर थे, अभी शाम को तेलंगाना के अंदर, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के में भी जाएंगे। तमिलनाडु में भी उनके कार्यक्रम रहेंगे। तो निश्चित तौर पर तेलंगाना के अंदर कल कार्यक्रम रहेंगे। तो निश्चित तौर पर कल जनसभा जो है वो तेलंगाना के अंदर होगी, जो मल्काजगिरी से करीब 150 किलोमीटर का इलाका है, और करीब 5 से 7 लाख लोगों को वहां आमंत्रित किया गया है। एक बड़ा जनसमूह वहां पर इकट्ठा होगा, और कल के बाद फिर प्रधानमंत्री तमिलनाडु में भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर लगातार दक्षिण भारत के अंदर प्रधानमंत्री के ये दौरे बता रहे हैं, और यहाँ की जिस तरीके से जनता अपने नेता का अभिवादन करने के लिए रैलियों के अंदर, रोड शो के अंदर, बाकी कार्यक्रम के अंदर जो जनता आ रही है, अभी इस बात का संकेत मिला है कि इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत दक्षिण भारत से मिलेगी। हम जानते हैं कि जो मीडिया के अंदर जिस तरह की बातें लगातार आती हैं, जो पत्रकार हैं, चाहे बाकी चुनाव विश्लेषक हैं, वो इस बात का हमेशा जिक्र करते थे कि दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का उदय होना, यहाँ पर उसकी बढ़त होना काफी मुश्किल लगता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से अब राजनीतिक पंडितों की वो भविष्यवाणी लगातार गलत साबित होती रही है, और इसको गलत साबित कर रही है दक्षिण भारत की जनता, तमिलनाडु की जनता, तेलंगाना की जनता। लालचंद्र अनुज, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए 370 का और एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया है, वैसे में जो तेलंगाना की 17 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि अपनी पार्टी के लिए भी और उनके जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनके साथ तेलंगाना की 17 सीटों में से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज की जाए। लालचंद्र, अब तो 400 पार के नारे दक्षिण भारत की जनता भी लगा रही है। 370 बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी 370 के आंकड़े को पार करना चाहती है, 370 के आंकड़े को छूना चाहती है, और 400 पार का जो आंकड़ा है निश्चित तौर पर वो अपने जो सहयोगी दल हैं उनके साथ मिलकर 400 का आंकड़ा पार करना चाहती है। आपने उत्तर भारत के अंदर तो 400 पार का नारा आपने सुना, लेकिन दक्षिण भारत के अंदर जब इस तरह के नारे लगते हैं तो एक बड़ी उम्मीद किसी भी राजनीतिक दल को जगती है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद जग रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण भारत के अंदर युवाओं के साथ साथ जो महिलाओं की भागीदारी है जन समूहों के माध्यम से, वो यहाँ पर दिखाई देती है। हमने आज के रोड शो में भी ये तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ रही है बहुत बड़ी उम्मीद पैदा करती है। और देखिए, महिलाओं की भागीदारी क्यों बढ़ रही है? महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से जो कल्याणकारी योजनाएं घरों तक पहुंची हैं। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना हो, आवास की योजना हो, ऋण उपलब्ध कराने की योजना हो, किसानों के लिए अनेकों योजनाएं चल रही हैं जिसमें लोगों का जीवन स्तर काफी ऊपर उठ रहा है। वो सारी तमाम जो योजनाएं हैं वो जब लोगों को मिलती हैं, लोगों को अपनी सरकार, अपने नेताओं से जब उम्मीदें होती हैं, जब वो पूरी होती हैं, तो इस तरीके का जन सैलाब सड़कों पर निकलता हुआ दिखाई देता है। और अब दक्षिण भारत के अंदर भी ये सैलाब लगातार भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लेकर आगे बढ़ेगा, उसको बुलंद करेगा, ऐसी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार इसके लिए प्रयास कर ही रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से एक मानना रहा है कि कोई राज्य हो, वहां किसी भी सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो, लेकिन हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हमने देखा कि हर राज्य को केंद्र सरकार से बराबर का पैसा हर राज्य को भेजा गया, हर राज्य की जनता के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए भेजा गया। और जब इस तरह की नीति और नियत किसी भी नेता की और किसी भी प्रधानमंत्री की रहती है तो लालचंद्र, तस्वीरें बदलती हैं। समाज एक तरीके से खड़ा हो जाता है अपने उस नेता के लिए, जनता खड़ी हो जाती है अपने नेता के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो दशकों से जो बदलाव नहीं होते, जब वो बदलाव दिखाई देते हैं तो राजनीति के अंदर भी कई बदलाव होने लगते हैं। लालचंद, बिल्कुल। और जिस तरह से अनुज, जैसा हम जानते हैं कि अभी हाल ही में वहां पर विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस ने बीआरएस को सत्ता से बेदखल कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि बीआरएस इस समय सत्ता से बेदखल हुई है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को एक एडवांटेज रहता है। ऐसे में जो विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की ताकत के तौर पर उभरी है, उसके लोकसभा चुनाव में
पहले नंबर की ताकत बनने की भी संभावना दिख रही है तेलंगाना में? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण यही है, और लालचंद्र जिस बात की शुरुआत मैंने की थी उसी को हम दोबारा मैं उस बात को बोलना चाहूंगा कि क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय दलों के अंदर जो पूरे देश के अंदर तो वंशवाद की राजनीति दिखाई देती है वो तेलंगाना के अंदर भी रही। जो भ्रष्टाचार के जो बड़े बड़े मामले आते हैं वो तेलंगाना के अंदर भी रहे। और शायद इसी वजह से हम जानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का उदय जितनी तेजी से होता है, क्षेत्रीय पार्टियों का ग्राफ भी उतनी तेजी से ही गिरता है। राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर जो एक ताकत होती है देश को आगे बढ़ाने की, राज्यों को आगे बढ़ाने की, ये निश्चित तौर पर अब दक्षिण भारत की जो राजनीति है, दक्षिण भारत की जो जनता है, वो इस बात को समझ रही है। बिल्कुल तीसरे नंबर पर आना, पहले नंबर की कोशिश करना, कांग्रेस को भी निश्चित तौर पर तेलंगाना के अंदर बढ़त मिली है। मुख्य मुकाबला इस बार हो सकता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही हो। कौन कितना आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात जरूर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यही है कि क्षेत्रीय पार्टियों से आखिर जनता का इतनी जल्दी मोह क्यों भंग हो जाता है, ये एक सवाल राजनीति के अंदर एक बड़ा सवाल है। अब ये तेलंगाना के अंदर भी हम चाहे इसकी बात करें, तमिलनाडु के अंदर चाहे हम इसकी बात करें, क्यों दशकों तक हमने देखा, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने दशकों तक देखा कि किस तरीके से, बिहार के अंदर हमने दशकों तक देखा किस तरीके से वंशवाद की राजनीति ने राज्य को पीछे किया, वहां के लोगों को पीछे किया। तो अब आने वाली जो पीढ़ी है, आज की पीढ़ी है, वो बहुत तेजी से बदलाव चाहती है, अपने इलाके का विकास चाहती है। आज जब जनता अपना वोट देने के लिए अपने घर से निकलती है तो वो कई बार सिर्फ सोचती नहीं है बल्कि पीछे जाकर इस बात को देखती है, आकलन करती है कि मेरे लिए, मेरे इलाके के लिए किस पार्टी ने क्या कुछ काम किया। और पिछले 10 साल से केंद्र की राजनीति में, देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने जिस तरीके से काम किया है वो तस्वीरें आकर्षित करती हैं, प्रभावित करती हैं दूसरे राज्यों के उन युवाओं को जो अपने आप को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो अपने इलाके को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी एक पैठ अपने कार्यों से, अपने कामों से दक्षिण भारत के अंदर बनाई है पिछले 10 वर्षों में, उसी का रूप और स्वरूप इन तस्वीरों के माध्यम से सड़कों पर उमड़ती हुई इस जनता के माध्यम से लालचंद्र आप देख सकते हैं। और ये पहला रोड शो नहीं है। आप जिस इलाके के अंदर प्रधानमंत्री जाते हैं, दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, कोशिश करते हैं कि रोड शो के माध्यम से एक जनता के बीच में सीधा कनेक्शन हो, एक कनेक्ट हो, संवाद हो। और हमने तो कई बार देखा है कि प्रधानमंत्री रोड शो में भी कई लोगों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। एक एक व्यक्ति को अभिवादन करना, हाथ हिलाना, युवाओं का जोश जो है वो देखते ही बनता है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ प्रदर्शित करती हैं, बहुत कुछ बताती हैं। ये वो तस्वीरें नहीं हैं जो सिर्फ रोड शो के माध्यम से जनता का सिर्फ सड़कों पर आना नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इन रोड शो के माध्यम से अपनी एक भावनाओं का प्रदर्शन यहाँ की जनता प्रदर्शित करते हुए नजर आती है अपने प्रिय नेता के प्रति। और ये हमने देखा है कि जब प्रधानमंत्री चले जाते हैं उसके बावजूद भी घंटों तक सड़कों पर डांस करना, नृत्य करना, अपनी लोक परंपरा को जो है उसको प्रदर्शित करना, एक अनुभव फील करना कि आज उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री के दर्शन किए। घंटों से इंतजार, घंटों तक उसके बावजूद भी डटे रहना, ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, उनके कार्यों की वजह से, उनकी नीति और नीयत की वजह से। लालचंद बिल्कुल वो दिखाई पड़ता है जिस तरह से कि वो लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, लोग जिस तरह उनके साथ कनेक्ट होते हैं, ये सब कुछ दिखाई पड़ता है। इस रोड शो में अनुज, अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हैं और वहां पर जो उनके लोकसभा के बीजेपी के उम्मीदवार हैं एटाला राजेंद्र, वो भी हैं। एटाला राजेंद्र की जी बाकी जो उम्मीदवार हैं वो तो बिल्कुल प्रधानमंत्री की जीत पे जो है लगातार उनके साथ चल रहे हैं। जी, मैं उन्हीं के बारे में जानना चाह रहा था कि उनकी कुछ बैकग्राउंड, उनका कुछ पृष्ठभूमि अगर आपको आपकी जानकारी में हो तो वो हमें शेयर कीजिए। देखिए, लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने अपना जो है कई दशकों से अपना जो जीवन है भारतीय जनता पार्टी को समर्पित यहाँ पर किया है। उनके कार्यों की वजह से, खास तौर से जो इनका एक सामाजिक जो उनका लोगों से जुड़ाव है,
उसकी वजह से उनकी एक काफी बड़ी लोकप्रियता इस इलाके के अंदर है। कई बार जो है वो यहाँ पर जो निगम के चुनाव हैं, जो ब्लॉक के चुनाव हैं, उनको भी उन्होंने लड़ा है और जनता के बीच में जो उनका एक कनेक्शन है वो एक सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है साफ स्वच्छ जो उनकी छवि है जनता के बीच में। एक ऐसे उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर खड़ा किया है जिसमें लोगों के मन में उनके प्रति एक इज्जत देखने को मिलती है, उनके कार्यों की वजह से, उनके सामाजिक कनेक्शन की वजह से। ये एक सबसे बड़ा प्रभाव यहाँ की जनता में, यहाँ के जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो रखते हैं। और इन तस्वीरों में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे रोड शो के अंदर उन्हें अपने साथ रखा है और इस बात का एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, ऐसी ही छवि के नेता, समाज से जुड़े हुए नेता प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि ऐसे ही लोगों को टिकट दिए जाएं, ऐसे ही लोगों को जनता की सेवा के लिए भेजा जाए। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हैं, मैं उनसे जुड़ता हूं, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। शेखर सर, जो हम साउथ कनेक्ट की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तेलंगाना वो राज्य है जहां कर्नाटक के बाद अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा, यानी दूसरे नंबर पर फिलहाल की बात कर रहा हूं, फिलहाल तेलंगाना ही वो राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार की सबसे ज़्यादा संभावना है और सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर की पकड़ भी है तेलंगाना में। चंद जी, आपने देखा कि 2018 विधानसभा चुनाव और 2023 विधानसभा चुनाव, उसमें 2018 में बीजेपी को 7% वोट मिली थी, अब 2023 में जाके 14% वोट मिला है। और जब लोकसभा में कम से कम 4 सीटें तेलंगाना बीजेपी की है। अब बीजेपी उम्मीद कर रही है कम से कम 10 से ऊपर ले जाने की, जब कुल सीट वहां पे 17 सीट है। और तेलंगाना लगातार बीजेपी से पहले ही वहां पर काफ़ी अटेंशन दिए हैं और इस बार भी आपको तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का काफ़ी अच्छी प्रदर्शन रही, अपना वोट परसेंटेज बढ़ा और साथ में एमएलए भी बढ़े। इसीलिए अभी इस लोकसभा चुनाव में भी, क्योंकि पिछले चुनाव में 4 सीटें मिली थी लोकसभा चुनाव में, इस बार ज़्यादा उम्मीद है। कई लोग भारत राष्ट्रीय समिति से भी लोग छोड़ के इस पे शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, इसलिए ज़्यादा उम्मीद है। आज अभी जो हम देख रहे हैं, ये जो प्रदर्शन, प्रधानमंत्री जी का रोड शो, लोगों को उत्साह और बलगजगिरी, जैसे आपके संवाददाता कह रहे थे, ये सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है जो हैदराबाद से लगा हुआ है। यानी यहाँ की जो जेंट्री है, यहाँ की जो लिटरेसी रेट है, यहाँ के कई आईटी प्रोफेशनल्स यहाँ रहते हैं, यहाँ मतलब ये एक अपने आप एक बहुत डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, काफी स्कोप भी है। यहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की स्वागत इससे दर्शाता है कि बीजेपी का यहाँ पे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बेस है। बिल्कुल दो लोकसभा चुनाव में काफी दिखाई देगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हेमंत कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं पीएम का जो साउथ कनेक्ट है, उस साउथ कनेक्ट के तहत तेलंगाना में आप किस तरह से संभावना देख रहे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, खासतौर पर तब जब 370 और 400 पार का नारा है? ऐसा है, तेलंगाना इज ए न्यू स्टेट, ठीक है। जब से मतलब वो आंध्र प्रदेश का साथ रहा, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश रहा, the politics was totally divided into 2 groups, 2 parties, कांग्रेस और टीडीपी। जी। और अब क्या है, तेलंगाना अलग हो गए हैं। वहां पर के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इस पर कांग्रेस आए हैं सत्ता में, रेवंत रेड्डी बन गए मुख्यमंत्री। तो इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर तीसरा पार्टी अंदर घुसना बहुत मुश्किल था, लेकिन मेहनत करके 4 सीट हासिल किए हैं तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने। ट्रेडिशनली बीजेपी वाज वीक जनसंख्या समय में, लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी ने 4 सीट हासिल किया 2019 में, और अब लक्ष्य है 10 से 11 तक जाना है, 10 से 11-12 तक जाना है, इसको लक्ष्य रखा है उन्होंने। इसका मतलब है अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर
आप अगर ये रेस्पॉन्स देके जनता का रेस्पॉन्स मलकंजगिरी में और जो चल रहा है अभी जुलूस ठीक है तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ मलकंजगिरी नहीं है, सारे तेलंगाना में है। और मुझे लगता है कि जैसे इस बार 400 पार, बीजेपी 370, ये सब और बहुत सारे ठीक है। लौटता हूं आपके पास। शेखर अय्यर सर, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभी एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें तेलंगाना के सीएम ने प्रधानमंत्री को बड़ा भाई बताया और कहा कि भाई हम भी गुजरात की तरह विकास करना चाहते हैं। तो जो तेलंगाना के सीएम हैं, हम जानते हैं उनका एबीवीपी का बैकग्राउंड भी रहा है। ऐसे में तेलंगाना वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मतलब समर्थन जुटाने की गुंजाइश अभी भी बची हुई है। नहीं, देखिए, जब रेवंत रेड्डी प्रधानमंत्री को अपने बड़े भाई और उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, उनसे गाइडेंस चाहते हैं, इसका मतलब यही है, रेवंत रेड्डी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव और इस बार लोकसभा चुनाव में काफी फर्क होगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव राज्य सरकार के लिए था, और लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री को तीसरा बार थर्ड टर्म देने की बात है। तो वो जानते हैं कि लोकप्रियता ज्यादा है मोदी जी के लिए। वो नहीं चाहते कि मोदी जी को विरोध करके अपने बेस को या अपने लीडरशिप के लिए कोई नुकसान हो। दूसरी बात, कांग्रेस, केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व से इस चुनाव में कोई ज्यादा भूमिका दिखाई नहीं दे रहा, जिसके वजह से आप ये जो देख रहे हैं, जो प्रिपरेशन देख रहे हैं कि तेलंगाना के 17 सीटों में जब बीजेपी के पास अभी केवल 4 है, तो ज्यादा बढ़ने की, और इस बार कैंडिडेट्स भी काफी शिफ्ट हुआ है। और लालचंद जी, एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हैदराबाद जैसे सीट पर जहां असउद्दीन ओवैसी लगातार चुन के आ रहे हैं, वहां पे बीजेपी ने इस बार एक महिलाओं को टिकट दी है, माधवी लता करके। और माधवी लता बीजेपी के कैंडिडेट